सुनते ही विराट अग्निहोत्री ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और बाकी सिपाहियों के साथ घर में एंटर हुआ और सीधा पहली मंजिल की तरफ भागा। उसको भागता देख डिप्टी संजय पीछे से चिल्लाए, रुको विराट, अब ये मेरा ऑर्डर है। अफसोस तब तक विराट अपना सब्र खो चुका था। उसने भी पहली मंजिल पर पहुंचते ही गोलियां चलाना शुरू कर दी और काफी देर तक सिर्फ गोलियों की आवाजें सुनाई दी। सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद विराट ने वहां के हालात देखे। अचानक उसे किसी बात का पछतावा होने लगा। डिप्टी संजय ने विराट को अपने पीछे रहने को कहा था। उनको याद था कि कैप्टन नायडू ने उनको स्पेशल ऑर्डर्स दिए थे कि विराट की सेफ्टी और उनको उसका पूरा ध्यान रखना होगा, और वो खुद ये नहीं चाहते थे कि विराट अपने पहले मिशन में ही घायल हो जाए, क्योंकि उनको इस बार गट फीलिंग थी कि आज का दिन बाकी दिनों से भारी साबित होने वाला था। अब तक डिप्टी संजय भी दौड़कर ऊपर पहुंचे तो बेडरूम के फ्लोर पर 2 घायल लोग पड़े हुए थे। उनके साथ साथ 3 जवान भी जख्मी हालत में जमीन पर थे। डिप्टी संजय वहां का नजारा देखकर हैरान थे। विराट को इस गोलीबारी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। तो आखिर क्या हुआ था वहां गोलीबारी के दौरान, जिसकी वजह से विराट की यह हालत थी? डिप्टी चौधरी ने अपने गन जमीन पर गिरे हुए 2 आदमियों के ऊपर पॉइंट करते हुए कहा, यहां 2 आदमी हमने कब्जे में किए हैं, लेकिन उसके कारण हमारे कुछ सिपाही लड़ाई में घायल हो गए। हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि यहां 1 से ज्यादा लोग होंगे, इसलिए हम उस हिसाब से अलर्ट नहीं थे। डिप्टी संजय गुस्से में आग बबूला हो गए। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है चौधरी? इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से यहां बस एक ही इंसान रह रहा था। उनकी टीम से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? डिप्टी चौधरी ने जवाब दिया, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा रचित। हमारी 2 हफ्तों की निगरानी के बाद हमें पूरा विश्वास था कि इस घर में साजिद खान के अलावा कोई भी नहीं रह रहा। संजय ने सवाल किया, और हमारा मेन टारगेट साजिद कहां है? इन लोगों से उसकी पहचान नहीं हो रही है। शायद उसको हमारे यहां आने से पहले पता चल गया होगा, इसलिए उसने इन दोनों की मदद से हमें बेवकूफ बनाया और यहां से फरार हो गया। डिप्टी संजय ने फिर से सवाल किया, ऐसा कैसे हो सकता है? घर के अंदर ना कोई आया है, ना कोई बाहर गया है। इस दौरान जब टीम के सदस्य जमीन पर घायल पड़े उन दोनों लोगों की तलाशी ले रहे थे और बाकी का घर तलाशने वाले थे, विराट ने खिड़की से उन दोनों के देखा। वो उनके पास पूछताछ करने जाने ही वाला था, तभी उसने देखा कि उन घायलों में से एक ने अपनी जैकेट में लगे एक बटन को दबाया। सारे जमीन पर! विराट जोर से चिल्लाया। बम फटने की तेज आवाज पूरी गली में गूंज उठी। कमरे की खिड़कियों के कांच टूटकर पूरे बिखर गए। साथ ही साथ पूरे कमरे की दीवारें और जमीन खून से लथपथ हो गई। आग की लपटें बाहर जमीन पर लेटे हुए जवानों को छूने की कोशिश कर रही थीं। विस्फोट के थोड़ी देर बाद सारे जवान अपनी जगह से उठे और पाया कि कुछ सिपाही बुरी तरह से आग में झुलस गए थे। वहीं कई को गंभीर चोटें आई थीं। विराट और डिप्टी संजय के शरीर पर भी कहीं कहीं चोट के निशान थे। तुरंत सिपाहियों को बाहर आने का ऑर्डर देते हुए संजय ने कहा, हमें इस जगह को जल्दी छान कर वापस बेस जाना होगा। बहुत से सिपाहियों के इलाज की जरूरत है। सभी ने गहरी सांस लेते हुए घर की छानबीन करना शुरू कर दी। घायलों और मृतकों को घर से बाहर निकाला गया। विराट ने अपनी पिस्टल भी बाहर निकाली और घर में छानबीन करने में लग गया। जिस कमरे में विस्फोट हुआ था
जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि 2 अपराधियों के साथ 6 जवान जो कि उस वक्त उस कमरे में थे, उनका शरीर भी बुरी तरह आग से झुलस चुका था। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ और उसने उनकी बॉडीज कपड़े से ढांक दी। वो रूम से बाहर निकला तो उसने सामने से डिप्टी चौधरी को घर के अंदर आते हुए देखा, क्योंकि वो एक्सप्लोजन के जस्ट पहले साजिद को घर के पीछे बने आउट हाउस में ढूंढने गए थे। वो बम की आवाज सुनते ही घर की ओर भागे थे। अंदर आते ही उन्होंने सारे जवानों की हालत देखी और चिंतित हो गए। डिप्टी संजय ने जैसे ही डिप्टी चौधरी को अंदर आते देखा तो वो गुस्से से बोले, ये क्या धोखेबाजी थी हमारे साथ? इंफॉर्मेशन टीम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? हमें घर में बस एक इंसान के होने की जानकारी थी, बाकी के 2 लोग यहां कहां से आ गए? आकाश से टपके या जमीन से उग गए? मैंने तुम्हारे और इंफॉर्मेशन टीम के ऊपर भरोसा करके अपनी पूरी टीम की जान खतरे में डाल दी। जवाब दो चौधरी, कैसे हमारे 2 हफ्तों की निगरानी के बाद भी यहां यह सब हो गया? इन सिपाहियों का आज पहला दिन था और ये आज शहीद हो गए। अब मैं इनके परिवार वालों को क्या जवाब दूंगा? बताओ मुझे, ये सब कैसे हुआ? डिप्टी संजय का चेहरा गुस्से के कारण लाल हो गया था और वो हाफ रहे थे। अपने सिपाहियों को खोने का दुख उनके दिल को बहुत दर्द दे रहा था। डिप्टी चौधरी भी बड़े शौक में थे, क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानकारी इतनी गलत साबित होगी। यही सोच सोचकर उनके सिर में दर्द होने लगा था। उन्होंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, संजय, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि हमारे पास गलत इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से मैं खुद इस जगह की निगरानी कर रहा हूं और मुझे आज तक साजिद के अलावा इस घर में दूसरा आदमी आता जाता नहीं दिखा है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की एक छोटी सी गलती कि हमें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, अब हम कैप्टन नायडू को क्या जवाब देंगे? डिप्टी संजय और रचित की इतनी सालों की ड्यूटी में आज तक इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था जहां उन्हें अपने इतने सिपाही खोने पड़े हों। हाँ, ऐसे कई दिन थे जहां उन्होंने भगवान को उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहा था, लेकिन उन्होंने मौत को इतने करीब से पहली बार देखा था। इस हादसे से एक बात तो पक्की थी कि दुश्मन ये गेम खेलने नहीं बल्कि अपनी हार का बदला लेने आया था। डिप्टी संजय का दिमाग इस बात को सोचने के बाद और ज्यादा खराब हो गया और वो सिपाहियों की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार समझ रहे थे। विराट, जो कि वहां खड़े होकर इस कन्वर्सेशन को सुन रहा था, उसका ध्यान जमीन पर पड़ी हुई उन दोनों बॉडीज के पास गया और वो उनकी जेब में हाथ डालकर कुछ ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसको पता था कि उसके अटेम्प्ट्स फ्यूटाइल होंगे, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा था कि वो किसी भी हालत में अपने डिपार्टमेंट की मदद कर पाए। लेकिन बम विस्फोट में बॉडी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी। उनसे कुछ भी नहीं मिला। डिप्टी संजय ने अपना सिर झुककर अपने दांत पीसते हुए कहा, इन 2 लोगों को मारते मारते हमारे 6 जवान शहीद हो गए। ये कितने दुख की बात है। तभी डिप्टी चौधरी ने दोनों लाशों की तरफ देखते हुए कहा, और इन दोनों में से एक भी साजिद खान नहीं। कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए। डिप्टी संजय का कुछ खटका और उन्होंने कहा, सारे घर की दोबारा तलाशी दो। बाहर दोनों तरफ से हमारे जवान इस घर को घेर कर खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि साजिद खान अभी भी घर में ही कहीं छुपा हुआ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरी तरीके से चौकन्ने रहना। सब लोग भूलना मत, हम अपने एक बहुत ही चालाक दुश्मन से सामना कर रहे हैं। सारे जवान पूरे घर में फैल गए और घर के हर कोने की तलाशी शुरू कर दी। विराट भी अपनी बंदूक के साथ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर गया और दूसरे बेडरूम के दरवाजे को लात मारकर गिराकर अंदर दाखिल हुआ। उसे डिप्टी संजय की सेफ्टी की चिंता भी थी। भले ही वो एक्सपीरियंस्ड सोल्जर थे, लेकिन इस वक्त वो बहुत गुस्से में थे और शांत दिमाग से नहीं सोच रहे थे, और वो उन लोगों में से नहीं थे जो अपना बोझ दूसरों के साथ आसानी से साझा करें। विराट ने जल्दी से रूम की पूरी तरह से तलाशी ली
लेकिन उसको वहां कोई भी सबूत या साजिद खान का कुछ भी पता नहीं मिला और ना ही कोई सस्पिशियस चीज दिखी। डिप्टी संजय भी अब विराट के साथ बेडरूम में तलाशी करने के लिए आ गए थे। वो दोनों बहुत ही सख्ती के साथ पूरे कमरे की तलाशी ले रहे थे, लेकिन उनको वहां कोई छुपा हुआ नहीं मिला। कमरा इतना बड़ा नहीं था। उसमें एक तरफ बिस्तर लगा था, एक स्टडी टेबल थी, नाइट स्टैंड पर एक नाइट लैंप रखा हुआ था। इस कमरे में छुपना बहुत ही मुश्किल था। दोनों लोगों ने साथ मिलकर बेड के नीचे भी चेक किया, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। तो क्या सही में साजिद खान घर पर था? डिप्टी चौधरी ने कमरे में एंटर होते ही विराट और डिप्टी संजय के चेहरे को देखकर समझ लिया कि यहां भी सफलता नहीं मिली है। तभी विराट ने पूछा, क्या जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी उसमें यह लिखा था कि साजिद खान घर पर ही है और कहीं बाहर नहीं गया है? जहां तक मैं एसआईडी के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को जानता हूं, हम तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि डिपार्टमेंट में 2 सिपाहियों के बैचेस बस इस घर पर निगरानी रखने के लिए सुबह शाम काम करते थे। डिप्टी संजय भी बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति में थे, क्योंकि उनको पता था कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हाई लेवल एलीट पर्सनल से बना हुआ है। इतनी बड़ी गलती होना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। उन सभी के बीच विराट साजिद खान के भागने की वजह खुद को मान रहा था। वो अभी भी अपने पछतावे में था। उसे इस बात का गिल्ट था कि उसे ऑर्डर ना मानने की वजह से साजिद खान भाग निकला था, और इस बात के लिए विराट अपने आप को कसूरवार ठहरा रहा था। विराट को यकीन था कि उसने गलती कर दी थी। अब इस गलती को सुधारने के लिए उसे साजिद खान को पाताल से भी ढूंढ निकालना होगा। एसआईटी का मेन सस्पेक्ट साजिद खान अपने ही घर के अंदर से कहीं गायब है। पूरी टीम उसकी तलाश में घर की एक बार फिर से छानबीन करने में जुटी है। वहीं डिप्टी संजय ने उस कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, हो सकता है शायद हम उसकी सही लोकेशन ना समझ पाए हों। चलो दूसरे कमरों को भी तलाशते हैं। वो चाहते थे कि ये मिशन जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है। वो आज और मौतें होते हुए नहीं देखना चाहते थे। बाकी सारे सैनिक किचन और बैकयार्ड की तलाशी में बिजी थे, लेकिन विराट अभी भी बेडरूम में ही खड़ा था। उसे विश्वास था कि अगर कोई इंसान अपनी कीमती चीज छुपाता है तो वो हमेशा उसकी नजरों के सामने ही छुपाता है, ताकि वो उस पर हमेशा नजर रख सके और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भी कर सके। विराट ने अपने टीम मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए कहा, इस कमरे के हर फर्नीचर को उलट पलट कर देखो और सारे टाइल्स और दीवारों को भी जांच करो। अचानक से उसके साथी ने अलमीरा खोली और उसके अंदर की चीजों को हटाकर उसके पीछे हाथ मारकर देखा, और आश्चर्य के कारण उसके मुंह से आह की आवाज निकली। टीम मेंबर ने चिल्ला के डिप्टी संजय को आवाज दी, सर हमें यहां कुछ मिला है। विराट और बाकी सब ने तुरंत अलमारी के पास जाकर देखा तो अलमारी के पीछे एक दरवाजा था। विराट के सरप्राइज होने के कारण उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके सेंसेस पूरी तरह से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से वो अपना दिमाग इतना तेज चला पा रहा था। तभी डिप्टी संजय और रचित चौधरी भागते हुए कमरे में आए और अलमारी के पीछे दरवाजा देखकर चौंक गए। 2 टीम मेंबर्स ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो वो टूट कर गिर गया। डिप्टी संजय ने दरवाजा टूटते हुए देखा और थोड़ा रिलीव्ड फील किया। शायद वो अब साजिद खान को फाइनली पकड़ पाएंगे। जल्दी से 3 जवान अपने बंदूकों के साथ दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। वो दरवाजा एक दूसरे घर में जाकर खुलता था। उस रूम का एंट्रेंस 2 मीटर से ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन सारे सिपाही अंदर जाने के लिए तैयार थे। वहां से जब आवाज आई कि अंदर सब सेफ है तो सारे सिपाही कनेक्टेड रूम में पहुंचे और उसकी तलाशी में लग गए।
एक सिपाही की आवाज आई, यहां सामने का दरवाजा खुला हुआ है, शायद अपराधी यहां से बाहर भाग गया है। डिप्टी संजय ने हार नहीं मानी और चिल्लाकर बोला, सब जगह फैल जाओ और उसे ढूंढो। सारे सिपाही बिना किसी देर के अलग अलग डायरेक्शन में दौड़कर ढूंढने लगे। विराट ने इस घर का लेआउट देखा और वो समझ गया कि ये दोनों घर एक दूसरे से एक छोटी सी सुरंग के माध्यम से जुड़े थे। इसीलिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को साजिद खान की एग्जैक्ट लोकेशन को मॉनिटर करने में दिक्कत आई होगी। इसलिए उन्होंने कभी भी दूसरे घर में घुस रहे उन दो व्यक्तियों पर ध्यान नहीं दिया होगा और उनको लगा होगा कि साजिद खान ही अकेला था जो घर से बाहर आ और जा रहा था। यहां तक कि यह पैंतरा बहुत ही चालाकी भरा था। उससे साजिद खान पर शक भी नहीं आया और उसके साथी आराम से रहे। विराट को पता था कि अगर उनको साजिद खान को पकड़ना है तो वो ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। विराट दौड़कर घर के गेट से बाहर निकला तो उसने एक साइड डेड एंड देखा। जब वो दूसरी तरफ दौड़ने को तैयार हुआ तो उसने देखा कि डिप्टी चौधरी पहले ही कुछ जवानों को लेकर रोड पर खड़े थे। घर के दूसरे तरफ की रोड मेन रोड से कनेक्टेड थी, जहां पर बहुत भीड़ भी थी। विराट, अंदर सब ठीक है ना? मैं तुरंत घर से बाहर आ गया था क्योंकि मुझे शक था कि साजिद खान यहां से भागा होगा। इसीलिए मैं टीम के कुछ मेंबर्स को लेकर डायरेक्ट बाहर आ गया था। डिप्टी चौधरी ने विराट को उनकी तरफ दौड़ते हुए देखा। उसने उनको दिलासा देते हुए समझाया कि अंदर सब ठीक है और कोई भी किसी तरह से घायल नहीं है। विराट डिप्टी चौधरी की तरकीब देखकर काफी इंप्रेस्ड था। जितनी जगह से एग्जिट बंद होगी उतना ही अपराधी के भागने के चांसेस कम होंगे। विराट ने भीड़ से भरी हुई सड़क को देखते हुए पूछा, डिप्टी चौधरी, यहां आए हुए आपको कितनी देर हो गई? कोई सस्पिशियस व्यक्ति दिखा क्या? डिप्टी चौधरी ने जवाब दिया, बस 5 ही मिनट हुए हैं, लेकिन इस जगह भीड़ ज्यादा होने से हम साजिद खान को अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। लेकिन यह बात बेस तक पहुंच गई है और सारी जगह कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। उनको पता था कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा है साजिद खान को पकड़ना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जितनी रेंज बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा भीड़ की संख्या बढ़ती जाएगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। डिप्टी चौधरी, हमें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा, क्योंकि जब तक टारगेट को पता नहीं है कि हमें उसकी लोकेशन का आइडिया है, वो आराम से भीड़ में छुप सकता है। लेकिन जैसे ही उसे शक होगा कि हमें पता है वो कहां है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए इस जगह से जल्दी निकल जाएगा। और हो सकता है उसके पास अपनी आइडेंटिटी छिपाने के और भी तरीके हों और वो चेक पोस्ट पर भी ना पकड़ा जाए, क्योंकि हमारे पास उसकी क्लियर फोटो नहीं है। तभी उसके 2 साथियों ने हमें बिजी रखा और वो पीछे से अंधेरे में निकल गया। हम उसको ऐसे भागने नहीं देंगे, हम अभी भी उसको पकड़ सकते हैं। विराट का दिमाग बहुत ही तेज चल रहा था। इसके बावजूद उसका मन बिल्कुल शांत था। डिप्टी चौधरी विराट की बातें सुनकर सरप्राइज्ड हो गए। उन्हें नहीं पता था कि विराट ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी इतने ठंडे और तेज दिमाग से सोच पाएगा। वो विराट से काफी इंप्रेस हो गए। तो अब तुम ही बताओ, मैं आगे क्या करूं? डिप्टी ने विराट से पूछा, जो कि गहरी सोच में खोया हुआ था। लेकिन डिप्टी को भी पता था कि वो एक सस्पेक्ट के पीछे पूरी शहर की पुलिस को नहीं भेज सकते। क्या मैं हजारों पुलिस ऑफिसर्स को एक सस्पेक्ट के पीछे लगा दूं? ऐसा करने में पूरे शहर की शांति बर्बाद हो जाएगी। डिप्टी चौधरी अपना सिर मसलने लगे। विराट को भी पता था कि एक इंसान के पीछे हम हजारों पुलिस ऑफिसर्स को नहीं भेज सकते, वो भी तब जब ये शहर लाखों की संख्या का है। उधर डिप्टी संजय ने इससे पहले बहुत बार मौत का सामना किया था, लेकिन आज का दिन उनके लिए पता नहीं क्यों बहुत ही दर्दनाक महसूस हो रहा था।
विराट ने जिन टीम मेंबर्स को साजिद खान के बेडरूम की तलाशी लेने भेजा था, वो डिप्टी संजय के सामने खड़े हुए थे और उनसे कुछ बोल रहे थे। संजय ने उनकी बातों पर फोकस किया और सुना कि वो क्या बोल रहे थे। सर, हमें इस रूम की तलाशी लेते वक्त बेड के नीचे से ये सेलफोन चिपका हुआ मिला। हमने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। लेकिन हमें भरोसा है कि इससे हमें साजिद खान कहां है ये आसानी से पता चल सकता है। डिप्टी संजय ने तुरंत वो फोन बेस में ले जाने के ऑर्डर्स दिए। वहीं दूसरी ओर डिप्टी चौधरी और विराट अपने डिस्कशन में बिजी थे। तुम्हें सच्ची में लगता है कि साजिद खान भागा नहीं है और यहीं कहीं किसी घर में छुपा हुआ है? डिप्टी चौधरी ने विराट को हिसाब लगाती आंखों से देखा। विराट, जो कि अभी भी अपने दिमाग में प्लान बना रहा था, तभी उसने कहा, अगर हम एक भागे हुए अपराधी की तरह से सोचें तो हमारे लिए छिपने की सबसे अच्छी जगह यही होगी। मैं बताता हूं क्यों। साजिद खान को अब तक पता चल चुका होगा कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं और उसके पीछे पड़े हुए हैं, और उसको यह भी पता होगा कि हम हड़बड़ी में पास की जगह छोड़कर सारे शहर में उसको ढूंढेंगे। तो उसको छिपने की सबसे अच्छी जगह कौन सी होगी? जाहिर सी बात है, हमारे नाक के डायरेक्ट नीचे। लेकिन हमें उसे यह नहीं पता लगने देना चाहिए कि हमें उसकी चाल पता है। इसके लिए आपको पुलिस और ऑफिसर्स की मदद लेकर पूरे शहर के हर एग्जिट पॉइंट पर नाकाबंदी लगा देनी चाहिए और उसको विश्वास दिलाना होगा कि हम अभी भी उसको पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। डिप्टी चौधरी ने सिर हिलाते हुए विराट की बातों के बारे में सोचा। उनके हिसाब से भी विराट सच्चाई बता रहा था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना जवान सिपाही एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर की तरह सोच सकता है। वो विराट की बातों से सहमत थे और जानते थे कि उन्हें उसकी बात माननी पड़ेगी अगर उनको यह मिशन सक्सेसफुल बनाना है। उन्होंने तुरंत एक टीम मेंबर को और लोकल पुलिस स्टेशन जाकर उनकी हेल्प मांगने को कहा। 15 मिनट बाद वो ऑफिसर लोकल पुलिस ऑफिसर्स के ग्रुप के साथ उनके सामने खड़ा हुआ था। उनको पता था कि यह जगह बहुत बड़ी है और तलाशी लेना बहुत मुश्किल साबित होगा, लेकिन अगर उनको साजिद खान को पकड़ना है तो उनको इतना रिस्क उठाना ही पड़ेगा। उनमें से एक पुलिस ऑफिसर बोला, डिप्टी चौधरी, हम इस एरिया को तलाशने में आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन कोई पक्का नहीं है कि हम सस्पेक्ट को पकड़ ही पाएं। अपने गिल्ट से पहले ही परेशान विराट उस पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर एक बार फिर अपना आपा खो दिया। उसने ऑफिसर का गिरिबान पकड़ा और बोला, तुम जैसे रिश्वतखोरों का कोई काम बिना रिश्वत के नहीं होता ना, चाहे वो देश के लिए ही क्यों ना हो। ऑफिसर तमतमाते हुए बोला, मिस्टर फौजी, थोड़ा तमीज से। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का गिरबान पकड़ने के जुर्म में तुम्हें अभी गिरफ्तार किया जाता है, और मैं भी देखता हूं कि अब तुम कैसे सर्च का काम शुरू कर पाते हो। मामला बिगड़ता देख डिप्टी संजय ने बात को संभाला और दोनों को समझाया। अभी मामला काफी गंभीर था। एक सस्पेक्ट एसआईडी को चकमा देकर भाग निकला था। विराट अपने पछतावे की वजह से गुस्से में पागल हुआ जा रहा था। के लिए लोकल पुलिस की मदद लेने का सोचा था, और वहां पुलिस ऑफिसर्स को कोई भी आइडिया नहीं था कि वो एक सस्पेक्टेड स्पाई को पकड़ रहे थे। एसआईडी हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करती थी, इसलिए उनको यह मालूम था कि वो कोई मामूली सी गैंगस्टर को ढूंढ रहे हैं जो एसआईडी के हाथों से छूटकर भाग गया था। एसआईडी को लोकल पुलिस ऑफिसर्स की हेल्प लेना अलाउड था, क्योंकि वो देश की इतनी जरूरी शाखा है, लेकिन वो हमेशा अपने काम को कॉन्फिडेंशियल ही करते हैं। डिप्टी चौधरी ने एक ऑफिसर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें से एक वापस स्टेशन में जाकर अपने हेड से बोलो कि एसआईडी को और भी पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है
और उनके फुल कॉपरेशन की हम आशा करते हैं और बोलो कि वो हमें उनका इंतजाम करवा कर दें। विराट ने डिप्टी चौधरी से कहा, हमें कुछ टीम मेंबर्स को आसपास के घर की छत पर भी भेजना चाहिए। हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। वहां से हमारा कोई एक साथी अपने सराउंडिंग्स का ध्यान रख सकता है और सस्पेक्ट के मूवमेंट पर भी ध्यान रख सकता है। डिप्टी ने तुरंत 4 टीम मेंबर्स को एक घर के सबसे हाई पॉइंट पर भेज दिया। उनको पता था कि मूवमेंट ट्रैक करने के लिए यह एक अच्छा सजेशन था। विराट को पता था कि वो ये ऑर्डर्स भी खुद भी दे सकता है, लेकिन वो डिप्टी चौधरी को नीचे नहीं दिखाना चाहता था और जानता था कि उसको उनके एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जबकि उसको उनके चेहरे से समझ आ रहा था कि वो जानते थे कि विराट में इस मिशन को लीड करने की काबिलियत थी। जल्दी पुलिस ऑफिसर 30 और सिपाहियों के साथ लौट आया और उसी वक्त स्ट्रीट के दोनों साइड्स के घरों की तलाशी चालू हो गई। डिप्टी चौधरी जानते थे कि ये सिपाही सारे ट्रेंड सिपाही हैं। अगर इनको किसी भी घर में सस्पिशियस एक्टिविटी समझ आई तो वो तुरंत रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे और सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लेंगे। विराट के साथ वो 30 ऑफिसर्स ने उस स्ट्रीट के लगभग 50 घरों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। विराट को शक था कि शायद साजिद खान इन्हीं में से किसी घर में छिपा है। विराट ने सबसे पहले सस्पेक्ट के घर के जस्ट बाजू वाले घर की तलाशी ली, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो भागा होगा तो इसी डायरेक्शन में गया होगा, क्योंकि दूसरी साइड रास्ता खत्म था। गली में रह रहे आम लोग थोड़े डरने लगे थे। जब पुलिस ने अचानक उनके घरों की तलाशी लेनी शुरू की, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उनको अपने घरों के दरवाजे खोलने ही पड़े और पुलिस को अंदर तलाशी देनी पड़ी। बहुत से आम घरों में बाकियों की तरह सामान यहां वहां पड़ा हुआ था, लेकिन यह तो मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए आम सी बात थी और किसी किसी घरों में पालतू जानवरों के कारण तलाशी मुश्किल थी। उन्हीं में कुछ घरों में ऐसे लोग भी रह रहे थे जिनकी कोई पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं थी। उनको विराट ने तुरंत लोकल पुलिस थाने भिजवा दिया था। सारे घरों की तलाशी लेने के बाद भी साजिद खान का कोई नामो निशान नहीं था। अब विराट काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था। उसने सोचा कि उसको अपनी सर्च की रेंज बढ़ानी पड़ेगी। वो आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग ही कर रहा था कि उसके सामने वाले घर से बहस करने की आवाज आई। वो उस घर तक पहुंचा तो उसने देखा कि 2 पुलिसकर्मी एक आदमी को डंडे से पीट रहे थे। वहीं पास में एक औरत सहमी हुई खड़ी थी और वो उन्हीं के चिल्लाने की आवाज थी जो विराट को सुनाई दी थी। इसके अलावा एक ऑफिसर्स के पीछे एक 6 से 7 साल की बच्ची डरी सहमी और छुपी हुई खड़ी थी। क्या हो रहा है इधर? विराट ने चिल्लाकर पूछा। ये पुलिस ऑफिसर्स बच्ची के पिता को ऐसे क्यों मार रहे थे? जो 2 पुलिस ऑफिसर्स उनको मार रहे थे वो रुके नहीं, लेकिन उनके बाजू में खड़े दूसरे ऑफिसर ने विराट के सवाल का जवाब दिया। जब हम इस घर की तलाशी ले रहे थे तब हमें यह बच्ची एक छोटे से कमरे में बंद मिली। जब हमने इन दोनों से इस बारे में पूछा तो इन्होंने जवाब दिया कि यह उनके एक रिश्तेदार की बेटी है और हमें घर से निकालने की कोशिश करने लगे। वहीं हमने जब बच्ची से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें उससे बात भी नहीं करने दी। हमें जब शक हुआ कि यहां कुछ गड़बड़ है तो हमने बच्ची की आईडी मांगी, जो कि इनके पास नहीं थी, और बच्ची से भी बात करके पता लगा ये लोग उसको कई दिनों से इस कमरे में बंद करके रखे हुए थे और उसको डेली मारते थे। उसकी बॉडी पर अभी भी मार के निशान मौजूद हैं। विराट को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। अगर वो अपनी जिंदगी में किसी चीज से नफरत करता है तो वो है देशद्रोही और दुश्मन देश से। लेकिन इसके अलावा भी वो एक और चीज से नफरत करता है और वो है मासूम बच्चों और औरतों की तस्करी। उसकी नजरों में यह गुनाह मर्डर से भी बड़ा है। जब किसी बच्चे को उसके माता पिता से चुराकर कहीं और गंदी जगह बेचा जाता है
तो वो सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं बल्कि उसकी माता पिता की जिंदगी भी खराब कर देने वाला घिनौना काम होता है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चे की तलाश में अपनी पूरी जिंदगी दुख में निकाल देते हैं। कुछ लोग की लालच कत्ल के आरोप से भी बुरी होती है। इनको मारना मत, लेकिन इनकी ऐसी हालत करना कि अपनी सारी जिंदगी इसी सोच में निकले कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। विराट ने उन 2 ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया और बाकी की तरफ मुड़ते हुए पूछा, और बच्चे तो नहीं थे यहां? ऑफिसर्स ने विराट के ऑर्डर्स को फॉलो किया और उन दोनों आदमियों और औरत को डंडे से मारना बंद कर दिया। विराट को इतना गुस्सा था कि वो खुद उन दोनों के हाथ पैर तोड़ना चाहता था। वो इसके लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी अचानक से विराट को एक अजीब सी फीलिंग आई और वो वहीं रुक गया। उसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे कि वो कुछ चीज मिस कर रहा था। अचानक से वो घर के गार्डन में आकर रुक गया। उसको दौड़ता हुआ देख डिप्टी संजय और बाकी के टीम मेंबर्स भी उसके पीछे आकर खड़े हो गए। उनको नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्होंने विराट को इस पूरे मिशन को बहुत ही होशियारी से संभालते हुए देखा था। इसलिए वो उस पर ट्रस्ट करते हुए उसके पीछे भाग पड़े। विराट को अचानक अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दे रही थी जो बोल रही थी कि वो सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होने दे सकता, लेकिन उसने उस आवाज पर ध्यान न देने का फैसला किया। वो वहां से वापस जाने लगा और उसने कहा, यहां कुछ नहीं है। जैसे ही उसने इतना कहा, उसको गार्डन में मूवमेंट दिखी। विराट के सामने से ऑफिसर्स उन दोनों पति पत्नी को बाहर ले गए और पुलिस की जीप में बैठा दिया। उनके ऊपर आगे की कार्रवाई चीफ कमांडर के ऑर्डर्स पर की जानी थी। विराट ने पीछे मुड़कर देखा तो दोनों डिप्टी संजय और रचित चौधरी उसके पीछे खड़े हुए थे। डिप्टी संजय के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। जब वो आगे तलाशी के लिए जा रहे थे, उन्हें पता लगा था कि विराट को कुछ मिला है, तो वो यहां आ गए थे। उन्होंने विराट से पूछा, क्या विराट, तुम्हें कुछ सुराग मिला क्या? विराट ने उदास चेहरे से कहा, कुछ नहीं सर, मुझे यहां कुछ मूवमेंट दिखाई दी थी, लेकिन जब मैंने यहां आकर देखा तो यहां कुछ भी नहीं था। विराट की बातें डिप्टी संजय को बहुत ही स्पष्ट लगी, इसलिए उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए डिप्टी चौधरी से कहा कि वो अपनी सर्च चालू रखें और उनको सर्च पर भेज दिया। विराट भी उनके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन डिप्टी संजय ने उसे रोकते हुए कहा, डिप्टी चौधरी तुमसे बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और उनके साथ टीम भी गई है, तुम टेंशन मत लो। डिप्टी संजय विराट को टीम के साथ नहीं जाने देना चाहते थे। वो जानते थे कि विराट स्ट्रांग और कैपेबल है, लेकिन वो अभी भी एक एकेडमी का स्टूडेंट था जो अभी अभी अपनी ट्रेनिंग खत्म करके आया है। इसलिए उन्होंने विराट को टीम के साथ भेजने के बजाय अपने साथ रखना ज्यादा सुरक्षित समझा। उनको पता था कि डिप्टी चौधरी बहुत ही अच्छे लीडर हैं और उनके साथ जो टीम गई है वो भी बहुत ही अच्छे से ट्रेंड हैं और साथ ही साथ उन सभी के पास जरूरत पड़ने पर हथियार की कमी नहीं होगी। तलाशी का कारवां आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद एक टीम के मेंबर ने घर के पीछे बने गार्डन में, जहां विराट पहले खड़ा हुआ था, वहां एक आउट हाउस देखा और उसकी दीवार में जोर से एक लात मारी। लात मारते ही उस आउट हाउस से जोर के धमाके की आवाज आई और सारे सिपाही बहुत तेज डर गए। 10 सेकंड की शांति के बाद पूरा गार्डन आवाजों से भर गया। यहां बम फटा है, दूर रहो सारे। अब घर का बैकयार्ड धुएं से भर गया था। ताज्जुब की बात यह थी कि बम फटने के बाद आग की जगह उसमें से धुआं निकल रहा था। उस धुएं में अचानक से एक परछाई नजर आई
और वो परछाई दौड़ते हुए घर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। विराट ने जैसे ही बम की आवाज सुनी, वो और डिप्टी संजय भागते हुए उस जगह पहुंचे। आज विराट कोई पुराने जन्म का बूढ़ा सिपाही नहीं, बल्कि एक जवान सिपाही है जो अपनी जिंदगी की प्राइम एज में है। वो हर तरीके से स्ट्रांग, एजिल और फिट है। 6 महीने की एकेडमी ट्रेनिंग के साथ साथ उस स्पेशल स्कूल की ट्रेनिंग के बाद विराट बहुत ही शार्प माइंडेड और कॉन्फिडेंट था। उसने वहां पहुंचकर उस परछाई को भागते हुए देखा। वो परछाई बिल्कुल एक बिल्ली की तरह अपने आप को छिपाते हुए धीरे से वहां से धुएं की मदद से निकलने वाली थी। आखिर क्या था उस परछाई के पीछे का राज? ये तो आगे ही पता चल पाएगा। विराट अग्निहोत्री ने देखा कि छत पर तैनात सिपाही ने भी उस परछाई को वहां से भागते हुए देख लिया था और वो उसको शूट करने की पूरी कोशिश में था, लेकिन धुएं के कारण उस टारगेट पर निशाना लगाने में दिक्कत आ रही थी। विराट ने यह देखते हुए अपनी स्पीड बढ़ाई और अपनी जेब से अपनी पिस्टल निकालते हुए निशाना साधा। जब उसने गोली चलाई तो उसने 2 बार शूट किया। उनमें से एक गोली उस परछाई को उसके राइट कंधे पर और दूसरी उसके लेफ्ट जांघ पर लगी और वो जमीन पर गिर गई। विराट का निशाना बहुत ही सटीक था। उसने बहुत ही दिमाग लगाकर शूट किया था। उसको पता था कि उसने परछाई को जहां शूट किया है उससे वो इंसान मरेगा नहीं, बल्कि घायल होकर वहां से भागने में असफल हो जाएगा। इतनी देर में अब सारी टीम वहां पहुंच चुकी थी और उस जगह को चारों तरफ से घेर लिया गया था। टीम के सारे सिपाही विराट की इतनी सटीक शूटिंग देखकर हैरान थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका नया वाइस कैप्टन, जो कि एक अनएक्सपीरियंस्ड सिपाही था, वो इतना टैलेंटेड होगा। क्योंकि जहां से विराट ने शूट किया था वहां से उसके और उस परछाई के बीच का फासला काफी दूर था और विराट ने सस्पेक्ट को डायरेक्ट मौत के घाट उतारने के बजाय उसकी स्पीड कम कर दी ताकि वो भाग ना पाए। यहां तक कि एक्सपीरियंस सिपाही भी इतनी बारीकी से काम नहीं पाते। विराट भी थोड़े शॉक में था क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी इंसान पर गोली चलाई थी। आज तक ट्रेनिंग के दौरान उसने बस एक लकड़ी से बने इंसान की आकृति पर गोली चलाई थी। उसने सिर झुकाकर अपने हाथों में जो पिस्टल थी उसको देखा और उसको महसूस हुआ कि वो जो भी अभी फील कर रहा है वो फीलिंग बहुत ही अच्छी है। उसको ऐसी फीलिंग आज तक प्रैक्टिस के दौरान कभी नहीं आई। वो एक्साइटमेंट के साथ साथ खुशी भी फील कर रहा था। डिप्टी संजय ने पीछे से विराट के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शाबाश विराट, तुमने अपना पहला मिशन बहुत ही अच्छे से हैंडल किया है। मुझे लगा था कि सस्पेक्ट यहां से भाग जाएगा और हम उसको रोक भी नहीं पाएंगे, लेकिन तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। विराट ने डिप्टी संजय को छोटी सी मुस्कुराहट दी और उस परछाई वाले आदमी के पास उसको देखने के लिए गया। हां, वह परछाई वाला आदमी साजिद खान ही था। जैसे ही विराट उसके पास पहुंचा तो वो गुस्से से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन विराट ने उसको एक हाथ से दबोच लिया और वापस जमीन पर लिटा दिया। साजिद खान ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे छोड़ दो और जाने दो, वरना मैं तुम्हें भी बम से उड़ा दूंगा। अबे चलना। इतना कहते हुए विराट ने उसे जोर से जमीन की ओर धक्का दिया और अब साजिद हिल भी नहीं पा रहा था। तभी डिप्टी चौधरी ने अब वहां आकर साजिद खान की एक फोटो खींची और एक टीम मेंबर को वो फोटो देते हुए कहा कि वो जाकर ये फोटो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सिपाही अरुण को दिखाए और पक्का करे कि ये इंसान साजिद खान है या नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अभी भी साजिद खान कहीं बाहर घूमकर दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा।
इसके बाद उसने तुरंत जमीन पर लेटते हुए साजिद का जबड़ा पकड़कर खोल और उसके मुंह में चेक किया और फिर उसकी शर्ट फाड़ते हुए उसके शरीर से अलग कर दी। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको स्पाई एजेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता था और वो जानते थे कि ये लोग कितने चालाक होते हैं और अपने कपड़ों या शरीर में जानलेवा चीजें लेकर चलते हैं। लेकिन डिप्टी चौधरी को साजिद खान के पास से कुछ नहीं मिला, या ये कहें कि उसने अपने पकड़े जाने की उम्मीद ही नहीं की होगी। उसके आजू बाजू भी 2 सिपाही उसके घावों को बांध रहे थे ताकि उसकी ज्यादा खून बहने से मौत ना हो जाए। तभी वो टीम मेंबर जो साजिद खान की फोटो लेकर गया था वो वापस आया और उसने कंफर्म किया कि ये वही शख्स है जिसे एसआईडी ढूंढ रही थी। अब साजिद खान शांत जमीन पर पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी हिलडोल नहीं रहा था। हो सकता है कि वो बेहोश हो गया हो। विवेक जो कि मिशन में साथ आया था, वो दौड़ते हुए डिप्टी संजय के पास आया और बोला, इस बम विस्फोट के कारण हमारे 2 और जवान घायल हो गए हैं। उनकी हालत गंभीर नजर आ रही है। हमें उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजना होगा। भले ही सारे सिपाही ने विस्फोट के पहले भागने की कोशिश की थी, लेकिन 2 सिपाही जो आउट हाउस के बिल्कुल पास थे वो घायल हो गए थे और शायद वो कोमा में भी जा सकते थे। डिप्टी संजय ने अपना सिर पकड़ लिया। ये मिशन उनकी टीम के लिए काफी भारी पड़ा था। उनकी ऑलमोस्ट 1/4 टीम घायल हो चुकी थी। उन्होंने कहा, तुरंत ही घायल सिपाहियों को एसआईडी के एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल में भर्ती करो और उनका पूरा ध्यान रखो। उन्होंने देखा कि डिप्टी चौधरी और एक टीम मेंबर्स वहां जमा हो रहे भीड़ को संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने विराट की तरफ देखा और बोले, जाओ विराट, वहां जाकर उन लोगों को समझाओ कि यहां क्या हुआ है, लेकिन हमारा सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। विराट ने अपना सिर हिलाते हुए हां कहा और भीड़ की तरफ चल पड़ा। उसे पता था कि उसे कोई झूठ बोलना पड़ेगा। जब भीड़ थोड़ी कंट्रोल में आई तब पूरे शहर से कर्फ्यू हटा दिया गया और सब वापस से नॉर्मल हो गया। तभी वहां एक पुलिस ऑफिसर आया और उसने डिप्टी संजय और विराट को खड़े हुए देखा। उसके साथ ही उसने देखा कि डिप्टी संजय बहुत ही चिंतित दिख रहे हैं। इसीलिए उसने अपना अटेंशन विराट की ओर डायरेक्ट करा तो विराट को याद आया और उसने कहा, वो दोनों पति पत्नी और उस बच्ची का क्या हुआ? उनका अब क्या करना है? विराट को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था केस कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन उसको इतना पता था कि ये कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं सॉल्व कर सकता। उस पुलिस ऑफिसर ने जवाब देते हुए कहा, अभी तो हमने उसको लॉकअप में डाल दिया है, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ये दोनों पति पत्नी उस बच्ची को बेचने वाले थे? भले ही विराट इन सब मैटर्स में इनएक्सपीरियंस था, लेकिन उसे इतना तो पता था कि ये पुलिस ऑफिसर उन दोनों पति पत्नी को आसानी से छोड़ देगा, क्योंकि उसकी बातों से ऐसा लग रहा था। उसे यह भी पता था कि अगर कोई इंसान बिना सबूत के पकड़ा गया हो तो उसके जेल से छूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वहीं अगर कोई भी पूरे सबूतों के साथ पकड़ा जाए तो वो जिंदगी भर जेल में सड़ सकता है। उसको इस बात का अंदाजा भी था कि पुलिस फोर्स में कुछ करप्टेड ऑफिशियल्स भी थे और उनको थोड़ी सी भी रिश्वत मिलने पर सच्चाई का रास्ता छोड़कर बुराई का साथ देने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी। और विराट के सामने खड़ा हुआ यह पुलिस ऑफिसर आराम से उनमें से एक हो सकता है। विराट ने हल्की मुस्कान के साथ उस ऑफिसर से पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? वो पुलिस ऑफिसर चौंक गया और बोला, मैं तो एक मामूली सा सिपाही हूं। मेरा नाम गंगाराम नायक है। मुझे मेरे सारे सिपाही साहब जी के नाम से जानते हैं।
पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। गंगाराम नायक करीब 30 साल की उम्र का आदमी था और विराट जब से उससे मिला था, उस इंसान के चेहरे से मुस्कुराहट रत्ती भर भी कम नहीं हुई। विराट ने कहा, मेरे हिसाब से दोनों पति पत्नी उस बच्ची को कहीं से चुरा कर लाए हैं। आपको इस बारे में और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जब तक वो पूरी ना हो आप उनको छोड़ना मत। गंगाराम हैरानी से विराट से पूछा, चुरा कर लाए हैं मतलब? ये आप क्या बोल रहे हैं? विराट ने गुस्से में आकर पूछा, आप लोगों ने उस बच्ची के साथ क्या किया? कहां है वो अभी? गंगाराम ने जवाब दिया, जैसा कि आप जानते ही होंगे, ऐसे केसेस बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और साथ ही साथ बहुत ही खतरनाक भी। हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि हम उस बच्ची के घर वालों को ढूंढे। वो पूरे भारत में कहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हमने उसे एक अनाथालय में भेजने के बारे में सोचा है, नहीं तो वो हमारे लिए भी एक सिर दर्द बनकर रहती। विराट को पता था कि गंगाराम सच्चाई बता रहा था। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हिस्सा बन जाते हैं और फिर भी कोई भी फैमिली ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना चाहती और उनके मां बाप का पता लगाना भी बहुत मुश्किल साबित होता है। गंगाराम उस बच्ची को विराट के पास लेकर आया। विराट ने देखा कि वो बच्ची अभी भी डर के कारण कांप रही थी। उसका छोटा सा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। यह देखकर विराट के मन में एक अलग सा दुख महसूस हुआ। वो उस बच्ची के दर्द को इमेजिन भी नहीं कर सकता था। विराट ने धीरे से उस बच्ची को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुमको पता है तुम्हारा घर कहां है? कितने दिनों से तुम उस घर में थी? बच्ची सिर्फ रोए जा रही थी। उसको रोता देख विराट ने उसे उसके मां बाप से मिलने की कसम खा ली। विराट बेसब्र होने के साथ जिद्दी भी था। एक बार जबान देने के बाद वो पीछे नहीं हटता था। अब आगे देखना होगा कि जिनके बारे में विराट को कुछ भी पता नहीं है, वो उन मां बाप से उस बच्ची को मिलवा भी पाएगा या नहीं। विराट अग्निहोत्री अभी बड़ी असमंजस में था। एक तरफ उसे पहले मिशन में उसके गुस्से की वजह से हुई गलतियों का मलाल था, तो दूसरी तरफ अभी विराट ने उस बच्ची को उसके मां बाप से मिलाने की जिम्मेदारी उठा ली थी। विराट ने उस बच्ची से कुछ सवाल किए थे। उस छोटी बच्ची ने रोते हुए जवाब दिया, मेरा नाम इशिका है। मेरे पापा का नाम पापा है और मम्मी का नाम प्यारी मम्मी है। हम एक छोटी सी झील के बाजू में रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो झील कहां है। उस बच्ची के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बच्ची बहुत ही छोटी थी, इसीलिए ये एक आसानी से समझने वाली बात थी कि उसको अपने मां बाप का नाम और घर का पता नहीं था। उसको बस इतना याद था कि वो एक दिन एक कमरे में जागी और उसके बाद वहीं थी। विराट ने आगे उससे कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसको पता था कि इशिका इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता पाएगी। लेकिन विराट ने जब इशिका को बात करते हुए सुना तो उसे एक बात स्ट्राइक हुई। उसे इशिका का बात करने का मैनर और एक्सेंट बहुत ही जाना पहचाना लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसी टोन पहले सुनी हुई है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इशिका नैनीताल से हो, जो कि विराट का होम टाउन था? नैनीताल कश्मीर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ट्रेन से सफर करने पर वहां आराम से लगभग 20 घंटे में पहुंचा जा सकता था।
विराट भी नैनीताल अपने घर पिछले 1 साल से नहीं गया था। अचानक से उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी। विराट ने सोचा, मैं जल्द ही नैनीताल अपने घर जाऊंगा और जब वहां रहूंगा तो इशिका के पेरेंट्स को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। विराट भी अपने घर को बहुत मिस कर रहा था, तो वहां जल्दी जाना चाहता था और अपनी मां से मिलना चाहता था। उसने ऐसा सोचते हुए गंगाराम की तरफ मुड़ते हुए पूछा, क्या आपका घर यहीं पर है और कौन कौन है आपके घर में? गंगाराम विराट की सवाल से चौंक गया, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया, मेरे घर यहीं पर है। घर में मेरी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। विराट ने गंगाराम की आंखों में देखते हुए उससे एक रिक्वेस्ट की, मुझे पता है कि मैं अभी जो आपसे मांगने वाला हूं वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आप थोड़े दिनों के लिए इशिका को अपने घर में अपने साथ रख सकते हैं? बस उस टाइम तक जब तक मैं इसके माता पिता का पता ना लगा लूं। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। गंगाराम विराट की रिक्वेस्ट सुनकर दंग रह गया। उसको पता था कि विराट बहुत ही अच्छा मिलिट्री ऑफिसर है। आज उसने विराट को अपनी जान पर खेलकर कल्प्रिट को पकड़ते हुए देखा था, इसीलिए उसने विराट की रिक्वेस्ट को कंसीडर करने का सोचा। वो पुलिस स्टेशन में रहकर थक चुका था और उसे इस बात का एहसास था कि अगर वो एक मिलिट्री ऑफिसर की अच्छी नजरों में रहेगा तो उसमें उसका ही फायदा होगा। उसने इशिका के आंसू पोंछते हुए विराट की तरफ मुंह किया और बोला, बिल्कुल सर, मैं इशिका को अपने घर में रख सकता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं और मेरी वाइफ इसका पूरा ध्यान रखेंगे। विराट ने इशिका को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, इशिका बेटा, आप अभी पुलिस अंकल के साथ रहो और हम आपके पेरेंट्स को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। इशिका ने अपना सिर हिलाते हुए विराट को थैंक्स बोला और गंगाराम के साथ चली गई। उसकी मदद करने पर विराट को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। कम से कम इशिका को अनाथालय में तो नहीं रहना पड़ेगा। जाने से पहले विराट ने गंगाराम से एक और रिक्वेस्ट की और बोला कि वो उन दोनों पति पत्नियों के केस पर खास नजर बनाए रखे। ये सब खत्म होने के बाद विराट जल्दी से अपने बाकी सारे साथियों के साथ एसआईडी बेस वापस लौट आया। वहां पर कैप्टन सुमित नायडू काफी देर से मिशन की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे और रिपोर्ट मिलने के बाद कैप्टन बहुत गुस्से में थे और उन्होंने अपने ऑफिस में डिप्टी संजय को बुलाकर बहुत डांटा। टीम के बहुत सारे मेंबर्स बहुत ही बुरी तरह से घायल थे और कैप्टन नायडू की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी टीम के सिक्योरिटी बनाकर चलें। लेकिन विराट ने बाद में कैप्टन नायडू को सब कुछ डिटेल में बताया कि कैसे उनको सही जानकारी नहीं मिली थी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से और कैसे सस्पेक्ट के घर से सुरंग के माध्यम से एक और छिपा हुआ घर था और कैसे उनके टीम मेंबर्स 2 बार बम विस्फोट के शिकार हो गए। उसने उन्हें बताया कि किस तरह डिप्टी संजय ने टीम को लीड किया और अब सस्पेक्ट उनके गिरफ्त में था। जब कैप्टन नायडू का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, विराट की बातें सुनकर उन्होंने डिप्टी संजय को अपने कमरे में जाकर रेस्ट करने को कहा और कहा कि उन्होंने अच्छा काम किया। डिप्टी संजय ने आभार वाली नजरों से विराट की ओर देखा और ऑफिस से बाहर चले गए। विराट ने कैप्टन नायडू की तरफ अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, सीनियर, मुझे लगता है कि आप डिप्टी संजय पर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। आज का मिशन भले ही बहुत खतरनाक था, लेकिन हमने अपने टारगेट को फाइनली पकड़ ही लिया। कैप्टन नायडू ने अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हंसते हुए कहा, अरे विराट, तुम नहीं समझोगे, मुझे उसे डांटना ही था, नहीं तो मेरी पोजीशन जो कि एक कैप्टन की है उसकी कोई इज्जत नहीं बचती।
इसीलिए मुझे डिप्टी संजय से इतनी सख्ती से बात करनी पड़ी। विराट ने आश्चर्य से पूछा, इसीलिए आपने डिप्टी संजय को यहां स्पेशली बुलाया था? कैप्टन नायडू ने विराट को समझाया, हां, लेकिन ये अकेली वजह नहीं थी। डिप्टी संजय ने भले ही आज मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करके तुम्हें अपने साथ रखा और तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन उनको हमेशा इस बात से परेशानी रहेगी कि मैंने उनको अपने जूनियर्स को सुरक्षित रखने को कहा। साथ ही साथ हम डिप्टी संजय पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे अभी भी उनकी फैमिली के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि कौन है और इस आईडी में कहां से आए हैं। विराट समझ गया था कि डिप्टी संजय बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन वो भी एक आदमी ही हैं, और इंसान को जब लगता है कि वो अपनी पावर खो रहा है तो उसको बचने के लिए कुछ भी बोल देता है। इसीलिए शायद डिप्टी संजय कैप्टन नायडू की नजरों में अभी तक उठ नहीं पाए थे। विराट ने कन्वर्सेशन का रुख बदलते हुए कैप्टन नायडू से पूछा, कैप्टन, क्या इस बार हमने बाकी मिशंस के मुकाबले ज्यादा सिपाही खोए हैं? कैप्टन ने विराट की ओर देखते हुए कहा, लॉस कितना हुआ मैटर नहीं करता। हम इस ऑर्गेनाइजेशन का अहम हिस्सा हैं और देश की रक्षा करते करते अगर हमारे प्राण भी चले जाएं तो हमें खुशी खुशी उसे त्याग देना चाहिए। कैप्टन नायडू को पता नहीं था कि उनको विराट को बिना झूठ बोले सच्चाई बतानी पड़ेगी कि एसआईडी में मिशन के दौरान अगर जान भी चली जाए तो भी बहुत बड़ी बात नहीं है। मैटर बस ये करता है कि मिशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। विराट को उनकी बातें बहुत क्लियरली नहीं समझ आई, लेकिन उसको एक बात तो पक्का पता थी कि उसको जिंदगी के लिए रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी था। उन दोनों की बातें खत्म होने के बाद विराट कैप्टन नायडू को गुड नाइट बोलकर ऑफिस से बाहर आया और अपने रूम की तरफ निकल गया। जब वो रूम में एंटर हुआ तो उसने देखा कि उसके बेड पर डिप्टी संजय उसका बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे थे। विराट को रूम में आते देख डिप्टी संजय तुरंत उसके पास आकर खड़े हो गए और धीमी आवाज में विराट से पूछा, मेरे ऑफिस के जाने के बाद कैप्टन नायडू ने क्या कहा? विराट ने उनको बिस्तर पर आराम से बैठने को कहा और उनको दिलासा देते हुए कहा, डिप्टी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। कैप्टन नायडू उस वक्त गुस्से में थे और आपको डांट दिया था, लेकिन उनको पता है कि आज का यह मिशन कामयाब रहा है और हमने सस्पेक्ट को तो पकड़ा ही है, साथ में उसके 2 मार गिराए गए। इस बात से तो वो बहुत खुश हैं। ये मैटर अब खत्म हो चुका है। विराट, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार मुझे इस बात का सुकून है कि हमारे बस 6 जवान घायल हुए हैं और उनके 2 साथियों के साथ साथ साजिद खान हमारी गिरफ्त में है, वरना तो हमारे पिछले मिशन में तुम्हारी पोजीशन पर जो जूनियर था हमने उसको खो दिया था। अब विराट को समझ आ गया था कि डिप्टी संजय उससे थोड़े बहुत नाराज क्यों थे, क्योंकि उनका खुद का जूनियर शहीद होने से पहले उसकी जगह पर था। लेकिन उसने डिप्टी संजय से और कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो डिप्टी संजय से उनके शहीद जूनियर की बात करेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। सारी चीजें बहुत जल्दी हो रही थीं। उसी दोपहर में ही डिप्टी रचित चौधरी और विवेक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जाने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। उनको भी कहीं कहीं चोटें आई थीं। अगले दिन ही कैप्टन नायडू ने बोर्ड मीटिंग में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आई रिपोर्ट के बारे में बताया और कल का मिशन किन हालातों में सफल हुआ है उसका भी ब्यौरा दिया और रिक्वेस्ट की कि जब तक इस टीम के सारे टीम मेंबर्स दोबारा से स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक बाकियों को और कोई मिशन नहीं दिया जाए और आगे के मिशंस बाकी के 2 एक्शन टीम्स को सौंपे जाएं।
विराट की टीम कमजोर होने पर कैप्टन नायडू किसी तरह का खतरा नहीं मोल लेना चाहते थे, लेकिन विराट अग्निहोत्री को तो अभी भी कई काम करने थे। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, लेकिन क्या?